सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि वजारत दिफा ने सुप्रीम कोर्ट के मिलिट्री ट्रायल को कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन दरखास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिल समाअत थीं। दरखास्त में कहा गया है कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। वजारत दिफा ने सुप्रीम कोर्ट 23 अक्टूबर के फैसले को कलअदम करार देने और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम करार दी गई दफात बहाल करने की दरखास्त की है। विफाकी और सूबाई हुकूमतों ने भी सुप्रीम कोर्ट में बजरिया एडवोकेट जनरल दरखास्तें दायर कर दी हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच आम शहरियों के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के फैसले को कलअदम करार दे चुका। अब देखना यह है कि इंट्रा कोर्ट अपील पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। एक फैसला अवाम ने भी 8 फरवरी को सुनाना है, जिसके लिए सियासी जमातों ने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। सियासी मंजरनामे पर नजर डालें तो हम सियासी शख्सियात, सियासी पार्टियों और इलेक्टेबल्स का रुझान नून लीग की तरफ दिखाई देता है, जिस पर मुखालिफिन और साबका इत्तेहादी नून लीग को किंग्स पार्टी करार देने लगे हैं। बिलावल भुट्टो ने तो नून लीग को महंगाई लीग का खिताब दे डाला। नवाज शरीफ को लाडला प्लस का खिताब भी पीपल्स पार्टी की तरफ से दिया गया है। खबरें यह भी गर्म हैं कि नवाज शरीफ मुखालिफिन की जानिब से खुद को लाडला कहे जाने से परेशान है और इन्होंने पार्टी की मंशूर कमेटी को इस तासुर को जायल करने के लिए इक़दाम उठाने की हिदायत की है। क्या वाकई नून लीग किंग्स पार्टी और नवाज शरीफ लाडले हैं, या फिर मुखालिफिन अपनी दाल न गलने पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं? इसी से आगाज़ करेंगे। मुझे जॉइंट कलेक्टर कामरान मुर्तज़ा साहब, जुमियत उलमा इस्लाम से इनका ताल्लुक़ है, और जनाब आजिज़ धामरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हमारे साथ हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, आपकी एक खबर नहीं बल्कि बयान ने कि जी मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, उसने तो थरथली मचाई हुई है। सब हैरान हो गए कि ये कैसे मुमकिन है। वो तो कह चुके हैं नून लीग बड़ा वाज़े, और जो जो उन्होंने कहा वो होता चला गया। किस तरह मियाँ साहब वापस आएंगे, किस तरह से उनको रिलीफ मिलेगा, वो सारा कुछ होता चला गया। आपने किस तरह से ये सर कह दिया? ज़ाहिर है कि आप पाकिस्तान के बड़े कानूनी और आईनी माहिर हैं, इस पर भी रोशनी डालिएगा, लेकिन उससे पहले सर, क्या आप भी समझते हैं कि कोई इस वक्त मुल्क में कोई लाडला है? देखिए, ये बात तो मैंने नहीं की कि नवाज शरीफ बन सकते हैं या नहीं बन सकते। मैंने सिर्फ एक लीगल उसमें बात की थी कि इस की जो इलेक्शंस एक्ट में अमेंडमेंट है, उसकी बुनियाद के ऊपर जो है उनकी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म मेरे ख्याल के मुताबिक नहीं होती, और उसको ख़त्म करने के 2 रास्ते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आई जाए, और दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट का ही उससे बड़ा बेंच, जिस बेंच ने उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से ये मामला कहा था लाइफ टाइम उनके लिए, वो किसी और केस में भले कोई और व्यू ले लें और रिविजिट कर लें इस व्यू को, तो देन जो है उनको रास्ता मिल जाएगा। तो बाकी तो मुल्क में नहीं पता कि क्या होगा और किस तरह से होगा, मगर टूल की बात जो है ना, वो बहरहाल मेरी नज़र में यही बनती है, और यही मैंने मैं समझ, यानी मौजूदा सूरत हाल में जो इस वक्त कानूनी पोजीशन है उसमें वो नहीं बन सकते, लेकिन अगर कुछ आगे इलेक्शन एक्ट वगैरह में तब्दीलियां या आइन में, तो फिर उनके लिए मामला दूसरी तरफ जा सकते हैं। उस पर सर आगे बात करते हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जी सर नहीं, इलेक्शंस एक्ट में नहीं, इलेक्शंस एक्ट में तरमीम हो चुकी, मगर दस्तूर में तरमीम अगर होगी तो उसकी बुनियाद पे मेरा ख्याल है कि सिर्फ वो रास्ता देगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट खुद अपने मामले को रिविजिट करे तो रास्ता उनको मिलता है। तो मैंने ये कहा था और इस पे कायम। ठीक है। और सर आईनी तरमीम तो अब 2/3 अक्सरियत चाहिए, उसके लिए असम्बली चाहिए, तो फिलहाल ज़रा मुश्किल लग रहा है, जिस तरह आपने फरमा दिया, वरना सुप्रीम कोर्ट। सर लाडले की जो बात हो रही है, किंग्स पार्टी की बात हो रही है, इस पर आप की राय भी जानेंगे, लेकिन चूंकि आजिज़ धामरा साहब भी हमारे साथ हैं, मैं चाहता हूँ चले उनसे पहले बात कर लें। आजिज़ धामरा साहब, क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये लग रहा है कि जी अब फिर लाडला है, किंग्स पार्टी नून लीग है, इसमें शिकवे शिकायतें फिर शुरू हो गई हैं? तो अगर ये माजी में रहा है तो अब भी चल रहा है, बल्कि मैं तो सुन रहा था एक बड़े अहम सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि सियासत नाम ही इसका है हुकूमत में आने का, तो जिस तरह भी आप आएँ, तो अगर वो किंग्स पार्टी बन के आ रहे हैं तो पीपल्स पार्टी भी कोशिश कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक लाडले की बात है और किंग्स पार्टी की बात है, तो पीपल्स पार्टी को किसी किंग पार्टी में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, पीपल्स पार्टी इस खदशात का इजहार जरूर कर रही है, और हमारे लिए तो एक ही लाडला है, और हम किसी के अगर लाडले हैं तो दोनों सूरतों में पीपल्स पार्टी और अवाम एक दूसरे के लाडले हैं, तो हम उस पर यकीन रखते हैं।
और साफ और शफाफ इलेक्शन पे यकीन रखते हैं। अब मिसाल के तौर पर सिंध में आपने ये देखा होगा कि तमाम डेवलपमेंट पे जो है वो इलेक्शन शेड्यूल में आने से पहले ही पाबंदी लगा दी गई है, बाकी सूबों में ऐसा नहीं है। अब फेडरल गवर्नमेंट में देखें तो आपको नवाज लीग का अक्स लगेगा, मगर सिंध में रिसेंटली अगर कोई ये कह दे कि किसी से पीपुल्स पार्टी का कोई ओहदेदार जो है वो बराबर में भी गुजर जाए किसी अफसर के, तो उसके ऊपर ये इल्जाम लगता है कि जी ये तो पीपुल्स पार्टी का है और उसको ट्रांसफर की जाती है। रिसेंटली भी बड़ी ट्रांसफरें हुई हैं, सूबे बदर अफसरान को किया गया है। ये बिल्कुल होना चाहिए, मगर क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, पूरे मुल्क में इस तरह होना चाहिए और बाकी सूबों में भी और फेडरल में भी ये आपकी पॉलिसी देखने जैसी होनी चाहिए पूरे पाकिस्तान में कौम के लिए कि यकसां तौर पर सलूक किया जा रहा है। जबकि पंजाब गवर्नर हाउस में PMLN इजलास करती है 8 से 10 दिन पहले जी। इलेक्शन कमीशन को अगर नजर नहीं आ रही है तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं ये खदशात जन्म लेते हैं कि कोई लाडला बनने की कोशिश कर रहा है। और मैं तो पूरी कोशिश है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी इस इलेक्शन में हिस्सा लें, मगर कहीं ऐसा ना हो कि माजी में वोट को इज्जत दो का नारा लगा, फिर मुझे क्यों निकाला का नारा लगा। अब कहीं ऐसा ना हो कि कोई ये नारा लगा दे कि मुझे क्यों बुलाया। अच्छा, आपको ये लग रहा है कि ऐसा कुछ माहौल बन सकता है? कामरुन मुर्तज़ा साहब, ये जो खदशात मुख्तलिफ पार्टीज़ के हैं, हर तरफ से आवाज़ लगती है कि जी हमारे कुछ एतराज़ात हैं, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें आ गया है, तहरीक इंसाफ की तरफ से भी बात आती है। आप इसको कहाँ तक दुरुस्त करार देते हैं कि एक माहौल बन जाता है या बना दिया जाता है कि जनाब इसी की हुकूमत बनेगी, लिहाजा आप इस तरफ आ जाएं? शमा, हमारे साथ तो इससे भी बुरे हालात हैं। हमें तो जान का खतरा दरपेश है। हमारे तो लोग एक दफ़ा 84-85 लोग एक दफ़ा शहीद हो चुके हैं, 200 लोग उनके साथ जख्मी हो गए। हमदुल्ला जख्मी हुआ, सरदार अकबर जख्मी हुआ, उसके साथ 2-4 लोग मारे गए। तो हमारे साथ तो ज़्यादा मसाइल हैं। हम ये तो शुक्र करें बाकी दोस्त कि उनके साथ ज़िंदगी के मसाइल जो है ना वो नहीं है। हम मौलाना कहीं पे भी साथ ही एक थ्रेट लेटर जो है ना वो साथ आ जाता है और उसमें साथ कह दिया जाता है कि आपने ये करना है और आपने ये नहीं करना, वरना फिर हम जिम्मेदार नहीं है। तो हमारे साथ तो उससे बड़े मसाइल हैं। ये किसी और पार्टी को ये मसाइल दरपेश नहीं है, तो हमारी भी तो कोई सुने ना, हमारी भी कोई बात को, हमारे ग्रीवेंसेस को भी कोई एड्रेस करे उसको। बिल्कुल सही। लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब, ये किसी इदारे की तरफ से तो नहीं है, जिस तरह वो कह रहे हैं आजिज़ धामरा साहब के जी फंड्स का मसला है या पार्टी, ये तो सर सीधा दहशतगर्दी का है। और ये प्रॉब्लम अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन्होंने भी भुगता है। हत्ता कि नून लीग के हमने देखा पंजाब में वज़ीर कानून थे या वज़ीर दाखिला, तो उनको भी टारगेट किया गया था, शुजा साहब गालिबन। ये देखिए कि ज़रा रिसेंट पास्ट में देख लीजिए, अल्लाह न करे कि किसी और पार्टी को ये मामला दरपेश आए, मगर किसी और पार्टी को ये मामला दरपेश हैं। किसी पार्टी को पाकिस्तान की जो ना इस तरह के मामला दरपेश नहीं है। इस वक्त जो टारगेट है जान के हवाले से वो सिर्फ JU। और लेकिन आपको अभी कोई लाडलाली नजर आ रहा सिस्टम का? ये अलग बात है कि आपके लिए मसाइल हैं, दहशतगर्दों ने आपको निशाने पर रख लिया है, जमीयत उलमा इस्लाम को, लेकिन वैसे ऐसा कोई आपको नजर नहीं आ रहा, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए है। ये दहशतगर्दी का मामला यकीनन आपकी बात दुरुस्त है, ये मैं मानता हूँ। कुछ चीजें अनयूजुअल है, जैसे 2017 से जो है ना चीजें अनयूजुअल हो गई थी और किसी एक खास समत में मोड़ दी गई थी, और उसके बाद मुसलसल जो है ना वो अनयूजुअल रही। 2007 में जो है ना वो निशाना थी नून लीग, और उसमें जो कुछ उनके साथ उनके खिलाफ हो सकता था अदालतों से भी और बाहर भी वो किया जा रहा था। उसके बाद जो है ना वो ऐसा भी होता रहा कि जो केस अभी दर्ज नहीं हुए थे उसमें भी किसी को जमानतें मिलती नहीं, ये भी होता रहा। अब ये सारा कुछ जो है ना, ये सारे फवायद जो है वो एक और पार्टी की तरफ मोड़ दिए गए। तो ये पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ जो है उसके ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है। और मेरा ख्याल अदालतें जो है इस 5-7 सालों में जितनी ख़राब हुई हैं निज़ाम इंसाफ के हवाले से, जितना नीचे गई हैं उतना कभी भी नहीं गई हैं। और ये बहुत बड़े जो है ना वो रियासत के एक आर्गन के ऊपर जो है ना वो सवाल उठ गए। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, ऐसा मुमकिन नहीं था कि आपको जो है ना कोई केस जो है ना वो दर्ज हो या ना हो। केस बेल बिफोर अरेस्ट के लिए केस का दर्ज होना जरूरी है, आप खुद अपना लीगल बैकग्राउंड रखते हो, मगर यहाँ पे बेलें दी गई। ऐसा कभी मुमकिन नहीं था कि आप प्रेमिसेस में ना हो और आपको एयरपोर्ट पे जो है ना वो अंगूठे लगाने की मशीनें जो है ना वो ले जाए और वो वहाँ पे आपका जो है ना वो सारा कुछ हो जाए। तो ये जो कुछ हो रहा है, अगर ये आम शहरी को ये सहूलतें मैसर नहीं है तो आम शहरी जो है ना वो यकीनन जो है वो हमारे तरफ उंगलियां उठा के बातें करता है। और इसको कोई अपनी आंखें बंद करने से कह दे कि जी वो शायद, या कान बंद करने से कह दे
कि जी ऐसा नहीं हुआ, तो ना आंखें बंद करने से मामला हल होंगे, ना कान बंद करने से। कामरान मुर्तज़ा साहब, आपने तो जो बातें की हैं उसमें अब इंसान क्या कह सकता है, दो राय इसमें बनाना मुश्किल है। धामरा साहब, आपने सुन लिया, कामरान मुर्तज़ा साहब ने तो फैक्ट्स सामने रख दिए हैं। तो फिर ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कर सकती है? यही है कि आपकी बात नहीं बन सकी, आप क्यों नहीं लाडला बनने की कोशिश करते ताकि दूसरी पार्टीज भी आपकी तरफ आएँ? माजी में साथ रही हैं आपके। देखें, पहली बात, कामरान मुर्तज़ा साहब ने जिस अपनी पार्टी के ऊपर होने वाले ताज़ा तरीन दहशतगर्द हमलों के ऊपर जो बात की है, हम सब ने उसकी मजम्मत की है और आज भी कर रहे हैं। और आपको मालूम होगा कि सेनेटर हाफिज अहमदुल्ला साहब मेरे कुलीग भी रहे हैं सेनेट में, उनके पास चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद पहुंचे हैं। और जहां भी दहशतगर्दी होती है, पीपल्स पार्टी पहली वो पार्टी होती है जो पहली सफ में खड़ी होकर उस दहशतगर्दी की मजम्मत भी करती है। तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर जो दहशतगर्दी की जा रही है, इसकी मजम्मत भी करते हैं, मुखालफत भी करते हैं। मगर बावजूद इस बात के कि हम इस पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं, बहुत सारी इस तरह की कुर्बानियां हमारी तारीख में जिंदा है। बहुत सारी पार्टियों ने इस तरह कुर्बानी दी है, जिसमें JUI की पार्टी भी शामिल है, उनके कारकुनों की भी शहादत है। अच्छा, जहां तक आपने लाडले की बात की, तो मैंने कहा कि हमेशा पीपल्स पार्टी विक्टिम रही है। पाकिस्तान में होने वाली तमाम इलेक्शंस में जितनी भी रिंगिंग हुई है वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ होती रही है। आपको मालूम होगा कि 97 में जब इलेक्शन हुई थी जनरल, उसमें शहीद बीबी जिंदा थी। पीपल्स पार्टी को सिर्फ 17 सीटें मिली थी, वो भी सूबा सिंध के इंटीरियर इलाकों से मिली थी। और ये प्रोपेगेंडा किए जाने की वजह से ऐसा हुआ था कि जी पीपल्स पार्टी सुकड़ के एक सूबे की पार्टी बन गई। फिर वही पार्टी जो है वो गिलगित में भी हुकूमत करते नजर आती है, आपको कश्मीर में भी हुकूमत करती है और पूरे पाकिस्तान में करती है। तो मैंने कहा कि हम हर इलेक्शन में लाडला बनने की कोशिश करते हैं और उसमें कामयाब होने की पूरी कोशिश करते हैं। अब ये सवाल है कि किस कुव्वत के सामने लाडला बनने की कोशिश करते हैं, तो उसका जवाब है अवाम। तो इस बार भी पीपल्स पार्टी अवाम का लाडला बनके इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर जो है आइंदा पाकिस्तान का बिलावल भुट्टो जरदारी बनेंगे। अगर कोई खुशफहमी में कोई पंजाब से बनेगा तो मेरे ख्याल में वो खुशफहमी ही है। अच्छा सर, ऐसा माजी में हुआ नहीं, हमने देखा कि लाडले जो होते हैं वही आते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी में क्या ऐसा मसला है कि वो नहीं, यानी उसको इस तरह की सपोर्ट नहीं मिलती? कोई खामी तो होगी ऐसी, कोई कोताही है पीपल्स पार्टी की कि उसको क्यों नहीं इस तरह ऐसी सपोर्ट दी जाती? बहुत ही अहम सवाल किया आपने। देखिए, पीपल्स पार्टी के खिलाफ लाडला न बनने की जो उसको सजा दी जाती है ना, जब मैंने कहा कि हम सिस्टम के विक्टिम तो होते ही होते हैं, मगर उसके खिलाफ हर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनते हैं। वो सूबे लेवल पे भी बनते हैं और फेडरल IGI की मिसाल आपके सामने है, बाकी मिसालें सामने हैं। IGI बनाई गई, उसके बाद अब सिंध में भी इत्तेहाद करके हमसे मुकाबले किए जाते हैं। अभी भी इस इलेक्शन में इत्तेहाद बनने की कोशिश की जाती है। तो एक लिहाज से हम तमाम मुखालिफ जमायतों को इकट्ठा होकर इलेक्शन लड़ने में वेलकम कहते हैं। और ये दलील है इस बात की कि आप पीपल्स पार्टी से अकेली पार्टी मुकाबला नहीं कर सकती। आप इत्तेहाद बनाते हैं, सब मुखालिफ एक जगह इकट्ठे होते हैं, फिर पीपल्स पार्टी से मुकाबला होता है। तो इट मीन्स के पीपल्स पार्टी एक कुव्वत है अवामी, जिससे मुकाबले के लिए आप सब यकजा होते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो पीपल्स पार्टी की ये रिवायत है कि हमने इत्तेहाद से इलेक्शन किए हैं, इंडिविजुअल पार्टी ने इलेक्शन किए। तो इस बार भी इंशाल्लाह हम वही प्रैक्टिस होगी। कामरान साहब, अभी से अगर बड़ी पार्टीज जिनमें आप भी शामिल हैं, आप खदशात का इजहार कर रहे हैं, दहशतगर्दी के हवाले से भी आप भी समझ रहे हैं कहीं ना कहीं किसी को सहूलत दी जा रही है, पार्टीज़ का रुख किसी एक खास पार्टी की तरफ है, नून लीग की तरफ नज़र आ रहा है, तो सर इसको ठीक कौन करेगा? ये यूं ही चलता रहेगा, इतराज़ होंगे, प्री पोल रिगिंग की बात होगी, और आप ये कह रहे हैं कि ऐसा हमने कभी नहीं देखा इतना, मतलब अदालती निज़ाम में भी हर दफ़ा हम देखते हैं कि बात आती है कि जनाब मुश्किल वक्त में या जहां आइन के साथ खड़ा होना चाहिए था, हमारी अदालतें माज़रत के साथ नहीं खड़ी हुई। हमारी पूरी हिस्ट्री है सर, हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तो जिक्र करते हैं केस का, लेकिन उससे पहले भी हमने देखा है माज़रत के साथ कि उससे पहले भी ये हुआ कि जहां पर ताकत का महवर होता है अदालतें वहीं झुकती हैं। तो ये सिलसिला किस तरह रुकेगा? अब जो हो रहा है, अगर प्री पोल रिगिंग है तो इसमें इलेक्शन कमीशन कसूरवार है, अदालतें कसूरवार हैं, या जब पार्लियामेंट अभी थी उसने इस तरह की कर दी कि जनाब निगरान सेटअप जो है वो एम्पावर्ड है, जिस तरह उनके फैसले थे उन्होंने इसको ज़्यादा एम्पावर कर दिया, ये निगरान हुकूमत ठीक नहीं कर रही, कौन इसका कसूरवार है? देखिए, ये मामला जो है अदालतों वाला जस्टिस मुनीर से होता आ रहा है। जस्टिस मुनीर से पहले, हालांकि जस्टिस मुनीर अदरवाइज बहुत अच्छा जज था, मगर सिर्फ एक फैसले ने उसकी जो है ना वो साख जो है उसका बेड़ा गर्क कर दिया। अब कोई उसकी कवर पे कोई जूते रख जाता है, कोई और इस तरह के तोहिन अमेज मामला कर जाता है, जो कि नहीं करने चाहिए, हमें जेब नहीं देता।
मगर उसने भी कोई अच्छा नहीं किया था। और उसके बाद जो कुछ भी होता है, शहीद भुट्टो के साथ जो कुछ हुआ है और बहुत सारे इतने मामला हैं जिसमें जो कुछ होता है वो गलत हुआ है। और उसमें तो फिर जस्टिस नसीम हसन शाह ने भुट्टो साहब वाले मामले में तो मान भी लिया था सब कुछ। और इसके बावजूद जो है ना उस कत्ल को, मैं उसको कत्ल ही कहूँगा, उसको रिवर्स नहीं किया जा सका। उस फैसले को, कत्ल के फैसले को रिवर्स नहीं किया जा सका। तो ये पाकिस्तान की एक तारीख रही है, इस तरह के फैसले। नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ था वो गलत हुआ था। उसके बाद जो है ना जो कुछ इमरान खान साहब को जो बेनिफिट्स मिलते रहे वो गलत होते रहे। अब जो कुछ रिसेंट पास्ट में हो रहा है ये गलत हो रहा है। तो ये सारा, ये जाहिर है कि ये सारा कुछ जो भी होता है वो ताकत का मंबा है। और ताकत के मंबों में जो है ना वो ये दूसरी ताकत का मंबा भी जो है वो उसके साथ मिल जाता है। ताकत के मंबे मिल के वो पब्लिक को, जो दस्तूर में है ना कि वो जो ये अवाम की हाकमियत, ये सबसे बड़ा पाकिस्तान के अंदर मजाक है। और अवाम तक वो हाकमियत कभी पहुंचने नहीं दी गई। ये 75-76 सालों में जितना मजाक जो है वो इस हवाले से हुआ है, वो इतना मजाक किसी और हवाले से नहीं हुआ। तो अवाम की हाकमियत पता नहीं वो दिन कब आएगा। मगर फिर जो है वो फैज़ की बात दोहराते हैं कि बला से हमने ना देखा तो और देखेंगे, फरोग़ गुलशन ये सौते हज़ार कम। वाह। धामरा साहब, किस तरह से फिर आप मामला समझते हैं कि सुलझ सकते हैं? अगर ये पार्टीज़ हम देखते हैं, अगर बाप पार्टी है, MQM है, जो आप कह रहे हैं जी इतिहाद बनाए जाते हैं, पीपल्स पार्टी जब हुकूमत में आई 2008 के बाद तो सबको साथ लेकर चली। काफ लीग को भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का भी नुदा दिया, तो पीपल्स पार्टी भी तो इनको साथ लेकर चलती रही है। अभी हमने PDM की हुकूमत देखी, वो तो बहुत पीछे नहीं जाते अभी। तो ये तो पीपल्स पार्टी अब भी इलेक्शंस जैसे भी हो गए तो आप फिर उसका हिस्सा तो होंगे उस सेटअप का। देखें, दो अलग चीजें हैं ना इतिहाद की। मैंने बात की कि जब इलेक्शनी इतिहाद अलग होता है कि आप एक दूसरे के मुखालिफ पार्टियां जो हैं जब इतिहाद करती हैं तो एक दूसरे के उम्मीदवारों के अगेंस्ट उम्मीदवार खड़ा नहीं करती, फिर सब पार्टियां एक ही कैंडिडेट को सपोर्ट करती हैं इलेक्शन जितवाने के लिए। ये जो आप बात कर रहे हैं वो है हुकूमती इतिहाद की बात। और हुकूमती इतिहाद में आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने 2008 से 13 वाली जो असेंबली थी उसमें अपने बदतरीन मुखालिफ पार्टियां, जिसमें किसी ने अगर 2 सीटें भी ली हुई थी, हमने उनको भी शामिल किया। और आपको पता है कि पीर पगाड़ो ग्रुप की फंक्शनल मुस्लिम लीग जो है वो हमारी कट्टर सियासी मुखालिफ पार्टी है, हमने उसको भी शामिल किया। वो इसलिए शामिल किया कि इलेक्शन में अगर किसी पार्टी को टोटल 2 सीटें मिलती हैं तो प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने कहा कि वो 2 सीटों का भी मैंडेट तो है ना अवाम का, तो आए हुकूमत में बैठे और अपने हल्के के अवाम की खिदमत करें हुकूमत में शामिल होके। तो वो इलेक्शनी इतिहाद नहीं, वो हुकूमती इतिहाद है। और PDM का हिस्सा हम पहले भी नहीं थे जब ये 16 माह की हुकूमत थी, आज भी नहीं है। हमें तो निकाला गया था ना, क्योंकि हमने 2021 में जब यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर मुंतखब हो रहे थे तो चंद वोट बाप पार्टी के हमें मिले थे, हमने एडमिट किया था। तो मियां साहब नाराज हो गए थे, सारी PDM नाराज हो गई, हमें शोकास मिला कि आपने बाप के वोट क्यों लिए। आज सारी बाप को आप अपनी पार्टी में शामिल करवा रहे हो। तो यहां से लाडले वाली बात हम कह रहे हैं ना। तो उस वक्त तो 2021 में एक सेनेट की सीट पे चंद वोट मिलने की आप नाराज हो गई थी PDM। तो हम PDM का ऐसा नहीं, मगर हुकूमती इतिहाद में जरूर शामिल थे। तो इसलिए इलेक्शनी ग्राउंड पे इतिहाद करना और मुंतखब होने के बाद ऐवान में, असेंबली में आने के बाद हुकूमती इतिहाद करना, ये दोनों अलग अलग। अच्छा धामरा साहब, एक बात मैं एक सीनियर सहाफ़ी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये भी हो सकता है कि आज जहाँ तरीके साफ खड़ी है कुछ हद तक अब पीपल्स पार्टी का भी वो मामला बन जाए। आप में ऐसे कोई खदशात हैं? क्योंकि कोई बात नहीं बन सकी उस तरह की, अब खुद आप कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये मामला आगे भी बढ़ सकता है। अगर कभी भी 90 की दहाई में आप नहीं कर सके उस तरह, गवर्नमेंट आपको पूरी नहीं करने दी गई, आगे भी अगर मुश्किल हालात रहे आपके लिए तो आइंदा भी हो सकते हैं। तो उसके बाद आपके पास तो कोई रास्ता नहीं है, आप तो जितनी भी सीटें मिलेंगी चुप करके आपको पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। मैं आपके सवाल का जो पहला हिस्सा है वो समझ नहीं पाया कि जो सहाफ़ी के तजिए की आप बात कर रहे हैं कि क्या आप जिस तरह सर PTI और पीपल्स पार्टी के इतिहाद की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के लिए भी मुश्किल है ना हालात बहुत ज़्यादा। ये पीपल्स पार्टी के लिए भी सिंध में जिस तरह बन रहा है, माजी में भी इतिहाद बनते रहे, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा जोर ज़्यादा लग जाएगा पीपल्स पार्टी के खिलाफ, आपको इसका खदशा है? देखें जी, PTI का जो मामला है वो बिल्कुल डिफरेंस है। 9 मई के बाद
उनके मामलात अलग हैं, वो अदालतों में ट्रायल हो रहे हैं, उनके लोग, उनकी लीडरशिप गिरफ्तार है। मगर बावजूद इस बात के कि पीपल्स पार्टी वो पहली पार्टी थी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहले लीडर थे पाकिस्तान के, जिन्होंने कहा कि कुछ लोगों की ख्वाहिश थी कि पूरी पीटीआई पे बैन हो जाए। मगर हम कहते हैं कि नहीं, बैन नहीं होना चाहिए। जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी पार्टी अगर उनकी कहीं बचती है, कुछ लोग उनके बचते हैं, तो बेशक इलेक्शन करें हमसे। इतने की हद तक तो हम बात कर रहे हैं, आगे एहतियात की हमारी उनसे कोई बात नहीं होती। जहां तक आपने कहा कि पीपल्स पार्टी को अगर रास्ता रोका गया, अगर वही पुरानी रिवायत के मुताबिक हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की गई, कम सीटें देने की कोशिश की गई, रिंगिंग करने की कोशिश की गई, तो हम बहरहाल हर कठिन हालात में इलेक्शन लड़के ऐवान में पहुंच के, अगर अवाम ने मैंडेट हमें नहीं दिया तो हम अपोजिशन में बैठेंगे और इंशाल्लाह कुशादा दिली से बैठेंगे। कामरान मुर्तज़ा साहब, इससे फ़र्क क्या पड़ता है? अगर हमारी हिस्ट्री है रिगिंग की, कोई भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए, तो अब भी अगर नहीं होते, यानी मेरी ख्वाहिश नहीं है कतई तौर पर, लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अभी सबको शिकायत है, तो माजी में होता रहा है, तो सोच ये होगी कि उसके बाद भी सब कुछ वैसे ही चलेगा, तो क्या फ़र्क पड़ता है सर इससे? जी मुर्तज़ा साहब साथ हैं या उनकी लाइन डिस्कनेक्ट हुई है? जी मुर्तज़ा साहब, शायद माइक ऑफ है सर आपका। जी कामरान मुर्तज़ा साहब, आवाज़ आ रही है सर आपको? नहीं। अच्छा आजिज़ धामरा साहब, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आपने आईजीआई की बात की, उसके बाद कितनी दफ़ा इलेक्शंस हो गए, आपने 2013 के इलेक्शंस पे भी आरओ का इतराज़ किया था, 2018 का भी आपने किया था, तो सिस्टम तो सर चलता रहा है, अब भी चल जाएगा, क्या इससे फ़र्क पड़ता है? देखिए, बतौर पॉलिटिकल पार्टी हमारी ये पूरी कोशिश है और ख्वाहिश है, और हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी से ये उम्मीद रखेंगे कि मैंडेट किस पार्टी को कितना मिलता है ये अलग बात है, मगर जो इलेक्शन है वो साफ और शफाफ होने चाहिए। मगर यहाँ पर तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जब ये असेंबलियाँ 2023 में ख़त्म हुई हैं, तो पता नहीं क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान घूंघट में बैठ गई थी, शर्मा रही थी। हम बार बार मुतालबा कर रहे थे कि इलेक्शन का ऐलान किया जाए, शेड्यूल का ऐलान किया जाए, मगर बड़ी मेहनत के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन का महीना तो दे दिया है, मगर शेड्यूल अब तक सच नहीं आया है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसमें आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो बड़ी हैं या छोटी हैं, कोई 100 सीटें लेती हैं असेंबली में या 1 सीटें लेती है, उन सबको कम से कम ये इंश्योर होना चाहिए कि इलेक्शन जो है वो साफ और शफाफ हुए हैं। तो पीपल्स पार्टी की ये डिमांड भी है, हमारी ये कोशिश भी है कि अवाम को, जमहूर को आज़ादाना राय देने के लिए आप ऐसा माहौल दें। वो जिम्मेदारी बनती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कि वो आज़ादाना इलेक्शन कराएं, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं। देन आप छोड़ दें कि किस पार्टी को कितना मैंडेट मिला है। और अगर सर अब जिस तरह हम देख रहे हैं अभी, एक तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद है, ये नई बात नहीं है, सिंध के लेवल पर अगर मैं बात कर रहा हूँ, बलूचिस्तान में भी ये देख रहे हैं, अभी हम नून लीग की तरफ से बड़ा वाज़ेह है कि हम दूसरों के साथ, इलेक्टेबल्स के साथ सीट रजिस्टमेंट की तरफ जाएंगे, उनको शामिल भी करेंगे, बल्कि इलेक्टेबल्स को सीट रजिस्टमेंट ही नून लीग में तो शामिल किया जाएगा। तो सर ये तो अभी तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जिस तरह आप कह रहे हैं सबको ये हक हासिल है, तो पीपल्स पार्टी की तरफ कोई नहीं आ रहा तो उसकी मर्जी है। देखें, पहली बात तो पीपल्स पार्टी को ये एतराज़ बिल्कुल नहीं है कि कोई पार्टी किस पार्टी से क्यों मिल रही है या इत्तेहाद क्यों बन रहे हैं। हम तो आदी हैं कि हम इज्तिमाई शिकस्त देते हैं अपने मुखालफिन की, और इज्तिमाई शिकस्त तब होगी जब कोई इत्तेहाद में, हमारे मुखालिफ इत्तेहाद में शामिल हो जाए। मैं तो आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से कह रहा हूँ कि अगर कोई पार्टी जल्द से जल्द हमारे खिलाफ इलेक्शन में आना चाहती है तो वो इत्तेहाद का हिस्सा बन जाए। मगर मैं ये कहता हूँ कि अखलाकी तौर पर मुस्लिम लीग नून पर और पीडीएम पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि जब आपने 2021 में पीपल्स पार्टी के ऊपर बाप पार्टी के चंद वोट लेने के लिए एतराजात किए थे, तो आप आज बाप पार्टी से हाथ नहीं मिला रहे हैं बल्कि गले मिल रहे हैं। और गले मिलने वाली बात जो है वो हिलाल है, और चंद वोट जो हमने 2021 में लिए वो हराम थे और हमें शौकात मिला और हमें इतिहास से निकाल दिया गया। तो अखलाकन पहले तो अपनी उस स्टेटमेंट पे कौम से माफी मांगे, पीपल्स पार्टी से माफी मांगे, उसके बाद एहतियात करें। ये अखलाकी बात कर रहा हूँ, कानूनी और सियासी तौर पर यह जरूरी नहीं कि वो एहतियात ना करें। बहुत शुक्रिया सेनेटर आजिज धामरा साहब और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, आपने हमें वक्त दिया। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब के 2 केसेस हैं, एवन फील्ड और अजीज़िया रेफरेंस। नज़र ये आ रहा है कि शायद इसमें भी उनको रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे लग रहा है जैसे कोई रस्मी सी अब कार्रवाई रहेगी है, जिस तरह पहले उनको रिलीफ मिला है। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला।
पता चला। मियां नवाज शरीफ साहब जैसे ही मुल्क वापस आए तो हमने देखा कि उनको रिलीफ मिलना शुरू हो गए। अब एवन फील्ड और अलजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी हैं और अब लग ये रहा है कि जिस तरह पहले रिलीफ मिला, नैब ने भी कह दिया जी उनको कोई इतराज़ नहीं है, तो एक रस्मी कार्रवाई सी इसमें लगती है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जहांगीर खान जदून साहब हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, आनी और कानूनी माहिर हैं। राजा खालिद महमूद साहब भी हमारे साथ हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी हम उनसे बात करेंगे। जहांगीर जदून साहब, ये मियां नवाज शरीफ साहब वाला जो मामला हमें नज़र आ रहा है, आपको क्या लगता है अब एक रस्मी सी कार्रवाई रह गई है? क्योंकि जिस तरह नैब ने पहले किसी भी चीज़ पर कोई इतराज़ किया ही नहीं है, जो यानी मेन प्रोसिक्यूशन की तरफ से अगर कुछ नहीं है तो अदालत फिर क्या करेगी? देखें, बेसिकली लीगली ये काम होता है। नैब थोड़ा सा अभी एहसास हो गया कि केस गलत बनाए गए थे, तो ये भी अच्छी बात है कि बंदा अपनी गलती का एतराफ़ कर ले कि जी केस जो है अगर प्रोसिक्यूशन नहीं, बेसिकली देखें ये रेफरेंस ही गलत फाइल हुए थे। नैब की अपनी होती है इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद मुख्तलिफ स्टेज होती हैं। पहले कंप्लेंट वेरिफिकेशन होती है, फिर उसके बाद एक टीम बनती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, केस बनता हो तो रेफरेंस फाइल होता है। तो ये रेफरेंस जो है बिल्कुल जो है एक की बजाय 3 रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे फाइल किए गए थे। जैसे ऐसा कि कानून के अंदर तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि कोर्ट डायरेक्शन दे के जी ये वाले रेफरेंस जो है बनते नहीं है तो 3 फाइल कर दो। तो ऑब्वियसली देखें ना, अगर करोड़ का एक एसेट बिहाइंड मीन्स केस है या 1 अरब का है तो उसका केस एसेट बिहाइंड मीन का रेफरेंस एक ही बनता है, लेकिन उन्होंने 3 बना ली। चले अब नैब को मेरे हाल में रियलाइज़ हो गया है, या अभी नई नैब है, नई मैनेजमेंट है कि ये केस ये पोलिटिकली मोटिवेटेड थे, पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए बनाए गए। तो अच्छी बात है अगर वो विड्रॉ करना चाहते हैं या उस पर बहस नहीं करना चाहते, या वो कहते हैं कि अगर इनको आप अपीलें इनकी एक्सेप्ट कर दें तो हमें इतराज़ नहीं है। मैं नहीं पता क्या कहेंगे, लेकिन अगर उनको ये 100%, क्योंकि फाइलें तो उनके पास है, उनको पता है, सारी दुनिया को पता है किस तरह केस बनाए गए हैं। और अरशद मलिक की जो वीडियो आई है कि जी मुझे प्रेशराइज़ किया गया है, और ये सबके सामने रोज़े रोशन की तरह जो मॉनिटरिंग जज अपॉइंट हुए, उन्होंने कहा जी आप सैटरडे को भी लगाएं, संडे को भी कोर्ट लगाएं, प्रोग्रेस दें। तो जब अब ट्रायल कोर्ट की प्रोग्रेस जो है डेली बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट मांगेगी, और उसके पीछे भी एक जो है कहानी है सारी, तो इसमें मेरे हाल में बहुत बड़ी मैलाफिडी ऑन द पार्ट ऑफ नैब एंड द एजेंसी हु मेड दिस फेक केस। तो अभी अब देखें अगर वो रियलाइज़ कर चुके हैं जी के, तो अपीलें ऑब्वियसली लिखें, एक अपील एवन फील्ड में 2 एक्यूज जो हैं वो एक्यूज बरी हो चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ, तो उसी एविडेंस पे प्रिंसिपल एक्यूज है तो उसको तो वो केस इस्टेब्लिश नहीं होगा। क्योंकि देखें ना, शौकत अजीज़ सिद्दीकी की आप शहादत सामने रखें, वो राना शबीब का एफिडेविट सामने रखें, बाकी बेशुमार चीज़ें केस के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे उनको पूछा गया जो आयु था जब ये 426 की सस्पेंशन हुई थी कि जी आपने इनकम डिटरमिन की थी जब आपने ये केस बनाया था? उन्होंने कहा जी हमने तो नहीं डिटरमिन की थी। उन्होंने कहा ये चार्ट किसने बनाया है? उन्होंने कहा जी हमें तो नहीं पता है। तो जब इस तरह की चीज़ें आपके फाइल के अंदर होगी तो जो क्रिमिनल केस होता है ये बिहाइंड रीजनेबल डाउट आपको साबित करना पड़ता है कि जी इसमें कोई, क्योंकि आप एक बंदे के फंडामेंटल राइट्स, उसकी जो लिबर्टी है वो कर्टेल करते हैं, उसको जेल में रखना चाहते हैं, उसको सजा देना चाहते हैं जी। तो लेकिन सर इसमें एक ये भी कहा जाता है ना, एवन फील्ड और अलजीजिया में वो मनी ट्रेल का तो आज तक नहीं समझ आ सकी। अब उस वक्त तो कम से कम ये था कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो एक्यूज्ड है उस पर था, अगर बियॉन्ड मींस का बनता है। इसमें सर 2 चीज़ें जी उसमें मैं ये प्रामा फिशाई बर्डन पहले प्रोसिक्यूशन ने डिस्चार्ज करना होता है तब एक्यूज। अब आप देखें ना, ये तो डिटरमिन करें कि इनकम कितनी है, फिर आप आगे आप मिसाल के तौर पे बोल से तनख्वाह लेते हैं, मुझे नहीं पता कितनी लेते हैं, लेकिन एक मैं कहता हूँ जी कि इनके जो लिविंग स्टैंडर्ड है बिहाइंड मींस है, तो मुझे सबसे पहले आपकी तनख्वाह डिटरमिन करनी पड़ेगी या देने पे स्लिप लानी पड़ेगी कि इनकी इतनी सैलरी है और इनके एक्सपेंसेस जो है वो इतने ज़्यादा हैं। तो फिर आपने बर्डन करना है जी कि मैं तनख्वाह के अलावा और भी काम करता हूँ, ये मेरे प्रॉपर्टी या रेंटल आती है इससे। उन्होंने इनकम डिटरमिन नहीं की कि उनकी इनकम कितनी है और एसेट बिहाइंड मींस जो है वो जो उनका लिविंग स्टाइल है या उनके फ्लैट है लंदन के, उनकी इतनी इनकम थी, इतनी मालियत है, ये उन्होंने बेसिक चीज़ ही ना वो डिटरमिन नहीं की। तो सब टैक्स वगैरह से भी कितना देते थे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि 2 चीज़ें हैं। अगर टैक्स देखें ना, टैक्स का लॉ ये है, मैं आपको बताता हूँ, टैक्स पे भी आप शायद किसी और से सवाल करें। टैक्स का ये लॉ है कि 5 साल से के बाद जो है 6 साल के बाद आप इंक्वायरी नहीं कर सकते। ये टैक्स इनकम टैक्स एक्ट के अंदर प्रोविजन मौजूद है। अब एक लॉ को आप वायलेट तो नहीं कर सकते ना। अब एक बंदे ने अगर 93 में देखें, पहले 11 साल, ये बिल्कुल मैं मेरिट पे बात कर रहा हूँ, कोई ये नहीं कि लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं है। मुशर्रफ के दौर में 11 साल में इनके तमाम जो है एसेट्स है उनको खंगाला गया, उनके हर एक चीज़ को देखा गया। एक बंदा अगर देखना, आपके पास ऐसे लोग आते हैं जो 5-5-10 हज़ार छोटा सा कारोबार करते हैं, अरबों पति खरबों पति बन गए हैं, तो वो कहते हैं हमने कारोबार किया है। तो
तो एक बंदा इतने अरसे से जिसकी इंडस्ट्री चल रही हो, तो वो फिर आप उस पर तरह तरह के सवाल। अब बाकी लोग पाकिस्तान के अंदर देखें तो ऐसे ऐसे बिलियनियर फैमिलीज हैं जिनके पास कुछ बिल्कुल इस्लामाबाद के अंदर देखें ऐसे लोग हैं जिनके पाँव के अंदर चप्पल नहीं थे, आज वो बिलियनियर बने हुए हैं। तो ये तो कारोबार कोई बंदा करता है, वो जो पकड़ा जाए उसको तो है, लेकिन हाँ, वो कतरी खात या वो मनी ट्रेल का तो आज तक नहीं समझ आई। लेकिन मेरा सवाल सर सुन लीजिएगा कि अगर गलती थी, ये सारा आप कहते हैं जी अपने आपको एहसास हो गया है, तो सर ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज JIT में सर बड़े लोग एजेंसीज के भी बैठे हुए थे, उसके बाद जनाब सारी प्रोसिक्यूशन नैब के जितने लोग थे वो कुछ तो आज भी होंगे, तो या रिटायर भी हो गए हैं, तो क्या इसका मतलब है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि जी आपने इस तरह से केस बनाया, आपने पैसा भी ज़ाया किया, आपने गलत किया, और फिर आज अगर कोई है तो उसको भी होगा, अभी पोलिटिकली मोटिवेटेड बना दें, आज कोई और ज़ेर-ए-ताब है उसके खिलाफ अब चलते चले जाएं, कोई मसला नहीं है, बाद में अगर पता लगेगा ये भी झूठे केस थे, किसी ने क्या कर लेना है। तो ये तो सर एक अजीब सी दास्तान है। फिर ये बिल्कुल आपने सही बात की है। मेरा तो ओपिनियन ये है, मैं इस हक में हूँ कि जिन्होंने गलत केस बनाए हैं ना, ये देखें ये पब्लिक एक्सचेकर का पैसा ज़ाया होता है, ये किसी की ज़ाती जागीर नहीं होती। किसी भी केस बना दो, फिर आप वकील हायर करो, फिर गवर्नमेंट के जो वकील है उन पे कितने एक्सपेंसेस आ रहे हैं। नैब की पूरी फौज है प्रोसिक्यूशन की, जो जाते हैं प्रोसिक्यूटर जनरल, एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल, प्रोसिक्यूटर, डिप्टी प्रोसिक्यूटर, तो ये सारे देखो ना, ये स्टेट एक्सपेंस है, ये लोगों के पैसे हैं, उनके अपने पैसे नहीं है। तनख्वाहें किससे? लोगों से, हमारे आपके टैक्सों के पैसे लेते हैं। तो आप एक फेक केस बना के उस पर इतना, जिस पे भी पॉलिटिकल पार्टी बने, मैं किसी का नहीं कह रहा हूँ, चाहे वो PTI पे बने, चाहे वो PMLN पे बने, चाहे JUF पे बने, किसी पॉलिटिकल पार्टी पे किसी भी लीडर पे अगर आप फेक केस बनाते हैं तो मैं तो कहता हूँ उनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए, उनसे रिकवरी भी होनी चाहिए। एक प्रोसिक्यूटर जनरल इस्तीफा देता है, DG इस्तीफा देता है, चेयरमैन नैब इस्तीफा दे देता है, जी मैं इस तरह का काम नहीं कर सकता, उसके स्टेटमेंट आ जाती है, आफ्ताब सुल्तान साहब ने कह दिया, तो उसके बाद फिर कोई भी केस बनाते रहे, कोई पूछने वाला तो नहीं है ना? नहीं, पूछने वाला नहीं है, लेकिन जो जिसके साथ पर्सनली होती है ना, अब मियां नवाज शरीफ का देखो, मुझे पर्सनली पता है, लेकिन वो तो कहते हैं बदला नहीं लेता, लेकिन मेरे ख्याल में जिन लोगों ने केस बनाया है उनको तो नहीं छोड़ना चाहिए, उनके खिलाफ केस बनाने चाहिए। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं आप माजी को न भूलें, माजी के अंदर इसलिए उन्होंने कहा है जी मैं जो जजमेंट है मैं कोशिश करूंगा कि धरने वाली जजमेंट में इम्प्लीमेंट करूँ। कौन से लोग इन्वॉल्व थे? वो कहते हैं कि आप न छोड़ो, आप आगे करेक्शन करो माजी की, उससे आगे जाओ। अब हर बंदे का अपना फलसफा है, हर बंदे की अपनी एक थिंकिंग है, उसका दिमाग है, और जो पर्सनल इंजरी है, पर्सनल अगर कोई बंदा खुद ना चाहे तो दूसरा बंदा आप और मैं तो नहीं कह सकते। तो मेरे ख्याल में तो बहुत अवाम का पैसा भी ज़ाया हुआ है। हर एक बंदे, PMLN के जितने लोग देखें पिछले 2-3 सालों में कि उनकी फैमिली ने, उनके बच्चों ने कितना सफ़र किया है। कि बंदा 2 साल बेगुनाह जेल काट के आता है, आखिर में कहते हैं जी केस ही नहीं बनता जी, तो ये इसका जवाब तो फिर उनको देना चाहिए ना। लेकिन अब अभी ये भी इंप्रेशन आता है कि अगर तो किसी की बात तय हो गई है, उसके केस खत्म हो गए, वरना शाहिद खान अब्बासी भी हैं, उनके केसेस नहीं खत्म हुए, तो जो तो नहीं, लाइन उनके पर आ भी जाए खत्म हो जाएंगे। नैब देखें उन्होंने अमेंडमेंट की है, नैब के पूरे केसेस खत्म हो अभी जाएंगे। तक तो नहीं हुआ ना, नहीं, अभी तो नए केसेस बन रहे हैं। अगर खान अब्बासी के केस में अपील आती है, वो उसका तो केस डिसाइड ही नहीं हुआ, अभी ट्रायल चल रहा है, उसका तो कोई वो नहीं है। पहले तो जो हो रहे हैं वो उनकी बेल हो गई है, वो तो अंडर ट्रायल पे। अच्छा सर, अब सर एक हमें जो एक और मामला इस वक्त हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में है, उस पर अभी डिस्कशन करनी है। राजा खालिद महमूद साहब, ये जो फौजी अदालतों वाला मामला है, इसमें अब वजारत दिफा भी चली गई, विफाक और सूबे भी हैं, उन्होंने भी दरख्वास्त दायर की हुई है। इसमें अब क्या ये भी सवाल आ रहा है कि जी अभी तो ये केयर टेकर सेटअप है, जो कवानीन बनाए वो पहली गवर्नमेंट्स ने बनाए थे, या उसके लिए हमारे पास असम्बली होनी चाहिए, क्या ये उस पर फाइल कर सकते हैं, ये भी एक बहस चल रही है। तो आपको क्या लगता है, अब सुप्रीम कोर्ट में ये अपीलें चली गई हैं, क्या प्रोसेस होता है कि किस तरह से अब ये फैसला एक आ चुका है, अगर उसके हवाले से या तो उसको दोबारा अपहेल्ड रखा जाएगा या उसके खिलाफ आना है, तो ये किस तरह से केस चलेगा? उसामा गाजी साहब सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 की अक्सरियत से 30/10/2023 को एक फैसला दिया, जिसकी रोशनी में उन्होंने आर्मी एक्ट की सेक्शन 21D1 और D2 को अल्ट्रा वायलेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान करार दे दिया। अब यहाँ पे जो टेक्निकल बात है वो ये कि इससे पहले ये जो अमेंडमेंट थी आर्मी एक्ट में, ये 1967 में आई, और 67 से आज 2023 56 साल हो चुके हैं। इन 56 सालों में किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने इस लॉ को अल्ट्रा वायलेंस करार नहीं दिया था, खिलाफे आइन करार नहीं दिया था। और इस अमेंडमेंट के बाद हर दौर के अंदर सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होता रहा, और जो इम्पोर्टेंट केस पहला सामने आया वो ब्रिगेडियर FP अली है 1975 में, वो रिपोर्ट हुआ, उनके साथ एक कर्नल साहब भी थे। ब्रिगेडियर साहब ने
हाई कोर्ट के सामने और फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये प्ली ली कि सिंस आई हैव बीन रिटायर्ड फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी, आई एंड माई लीग माई फ्रेंड कोई कर्नल साहब के साथ, वी कैन नॉट बी ट्राइड बाय द मिलिट्री कोर्ट। ये हम सिविलियन हैं, हम मिलिट्री कोर्ट के एम्बिट में नहीं आते। लेकिन हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने उसकी प्ली को रद्द किया, रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि जो भी 21D 1 और 2 का मुर्तकिब होगा वो मिलिट्री ही इज ट्रायबल बाय द मिलिट्री कोर्ट, वो मिलिट्री कोर्ट उसे ट्राई करेगी और उसका ट्रायल वहाँ पे होगा और आर्मी एक्ट के एम्बिट में आता है। सही। अब ये तीन अपनी ये जो एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं सर, ये पहली दफा राजा साहब जी, राजा साहब बहुत माजरत, कोई आवाज़ में डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा है, इको भी हो रही है, हम कोशिश करते हैं उसको ठीक करें। इस पर जदून साहब आप का इस पर क्या मौक़िफ़ है, आपकी राय क्या है कानूनी? देखें, जो अभी एक बेंच बना है उसने एक डिसीजन दे दिया है, तो अब जो पार्टी ग्रीव्ड होगी उसके पास राइट है, राइट ऑफ अपील। तो अपील में ऑब्वियसली ये डिफरेंट बेंचेस जो है वो देखेंगे इस डिसीजन को। तो जो भी बंदा एग्रीव्ड है फिर अपने वो आर्गूमेंट करेगा जी कि इसमें क्या है, क्यों है। बेसिकली तो देखें ना, जो बंदा सब्जेक्ट टू आर्मी एक्ट होगा उसी पे आर्मी एक्ट लागू होगा, चाहे वो उसको किस तरह से कनेक्शन करें कि ये जो बंदा बेसिकली इस पे जो इन्होंने जजमेंट ये सेटिसाइड की है, उसकी बेसिक वजह ये थी कि जो आर्टिकल 8 है उन्होंने कहा था जी, क्योंकि आर्टिकल 8 में जो आर्मी पर्सनल होते हैं या सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं वो अपने राइट जो फंडामेंटल है वो वेव करते हैं, इसलिए उनके पास देखें अथॉरिटी भी ज़्यादा होती है। तो उन्होंने कहा था ये तो ऐसे बंदों के लिए जो फोर्सेस के डिसिप्लिन के लिए अप्लाई होता है, तो इस बेस पे जो है उन्होंने किया है। लेकिन अब देखें अपील में अगर गवर्नमेंट अपना स्टांस लेती है कि कोई बंदा जिस तरह कुलभूषण यादव है या बहुत ज़्यादा आपको पता है दहशतगर्दी भी आजकल ज़्यादा आ रही है, तो इसमें आप देखें ना दहशतगर्दों को अगर आप ऑर्डिनरी कोर्ट में, ये मैं आम बंदे की बात नहीं कि दहशतगर्दों की बात कर रहा हूँ, अब 9 मई के लोग हैं उनका एक अलग केस है। 9 मई के हमें बाइफरकेट करना पड़ेगा कि प्लानर कौन है, बैटर कौन है, किसने कितना पार्टिसिपेट किया है, खड़ा था, उसने कोई हमला किया है, वो एक बहुत बड़ी लंबी कहानी है, उस पर जो है ना बहस हो सकती है, उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा। ठीक है, लेकिन जनरली जो है ना जी सर आप देखें जो पहले भी कोर्ट बनी थी तो 21st अमेंडमेंट के बाद वो 2 साल का जो है सनसेट क्लास के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की थी, तो उसके अंदर भी काजी फाइसा साहब ने डिसेंटिंग नोट दी कि ये आर्मी की कोर्ट्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस वक्त भी 21D को जो है ना अल्ट्रा वायलेंस नहीं करा दिया गया, तो वो शिक जो है आज दिन तक मौजूद थी। जब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जहांगीर खान, आपने हमें वक्त दिया। राजा खालिद महमूद साहब भी हमारे साथ हैं, आपको बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब ने। आज आर्मी चीफ से उलमा और मशाइख की मुलाकात हुई है, जो मुल्क में दहशतगर्दी की लहर है इस हवाले से बात हुई है। अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, क्या बातें हुई हैं इस मुलाकात में, आप भी इसमें शरीक थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सिपह सलार आलम अफवाज पाकिस्तान इज्जत माब जनाब जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने आज मुल्क भर से तमाम मकातब फ़िक्र के ज़ुआमा और मरकजी दीनी कायदीन को तलब किया, मदऊ किया, और उनके सामने उन्होंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात बय्यनात की रोशनी में और आईन पाकिस्तान की दफ़ात जिनमें दर्ज है कि पाकिस्तान का सुप्रीम लॉ अल्लाह का कुरान और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, इसकी रोशनी में बहुत तफसीली खिताब किया जो बहुत बसीरत आमेज था। तमाम शुरकाए किराम ने उनकी इन बातों को सराहा और उन बातों में ख़ास तौर पर उन्होंने पैगाम पाकिस्तान का जो कौमी बयानिया है जो 2018 में तमाम दीनी क़यादत ने मिलकर तय किया था और इसको एक तारीखी दस्तावेज की हैसियत दी गई थी, जिसमें तमाम कातब फ़िक्र के बारे में यह तय कर दिया गया था कि यह सब अहले इस्लाम और अहले किबला है, और बल्कि पाकिस्तान में बसने वाले गैर मुस्लिम जो है उनके बारे में भी अदल इंसाफ और रवादारी और मोहब्बत और एहतराम इंसानियत के जो जज्बात हैं उनको मलहूज रखा जाएगा। किताब और सुन्नत की तालीमात के मुताबिक उन्हें भी दूसरे नंबर का शहरी होने का एहसास नहीं होने दिया जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उस कौमी बयानिए पैगाम पाकिस्तान की अहमियत को जनरल साहब ने बहुत सराहा और उसको खराज तासीन पेश किया उन्होंने, और उसमें यह भी दर्ज है कि पाकिस्तान का दिफा,
पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की जोग्राफी सरहदों की जो पासदारी है और पासबानी, वो अफवाज पाकिस्तान जो हमारा दिफा है ये उसके सुपुर्द है। और उसका नस्बुल-ऐन ये है ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह। रियासत की जिम्मेदारी है जिहाद करना, रियासत की जिम्मेदारी है दिफा करना। चुनाचे पैगाम पाकिस्तान के उस कौमी बयानिए की रोशनी में आज फिर एक नए जज्बे के साथ, एक नए वलवले के साथ तमाम दीनी क़ियादत में मिलकर हाथों में हाथ डालकर एक जंजीर बनाकर इस अमर का ऐलान किया है कि पाकिस्तान की सारी दीनी क़ियादत, जिसमें तमाम दीनी मदारिस, दीनी जमातें, जामियात और कुव्वतें और शख्सियात, तमाम उलमा और मशाइख, वो सब और उनकी क़ियादत में पाकिस्तान के 22 करोड़ पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले पाकिस्तानी वो अफवाज पाकिस्तान के पुश्तीबान है। पाकिस्तान के दिफा को किसी तौर पर भी हम कमजोर नहीं होने देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये जो इजलास था ये बहुत ही खुशाइंद था इस लिहाज से कि उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेहाद उम्मत का भी हमने अमली मुजाहरा देखा। एक इमाम के पीछे, एक आलिम दीन की इक्तदा में तमाम मकातब फिक्र के ज़ुअमा और उलमा और मशाइख और कायदीन ने नमाज जुमा अदा की और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर किसी ने किसी से कोई इख्तलाफ नहीं किया। सब ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही एक मोहब्बत के अंदाज के एहतराम के अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान का मोराल बुलंद करते हुए सिपहसालार आज़म को और उनकी पूरी टीम को इस बात का यकीन दिलाया कि इंशाअल्लाह रहमान हम किसी तौर पर भी पाकिस्तान की सालमियत के साथ किसी को खेलने नहीं देंगे। और इसी तरह गजा के मामले में और इसी तरह पड़ोसी ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात के मामले में, अफगान मुहाजिरीन के मामले में जो भी हमारी पॉलिसी दी गई है उस पर सब ने एतमाद का इजहार किया और सब ने उस पर इत्तेफाक किया। और अल्हम्दुलिल्लाह सब ने इस बात का यकीन दिलाया कि जो हमारी रियासत तय करेगी इंशाअल्लाह हम सब मिलकर उसकी तायीद करेंगे, उसकी नुसरत करेंगे और उसकी पासबानी और पासदारी करेंगे। जी, अफगानिस्तान से जो दहशतगर्दी हो रही है उसकी भी बात हुई, फ़लस्तीन के मामले पर भी बात हुई। जी यकीनन मैंने अभी अर्ज किया कि फ़लस्तीन के हवाले से भी बड़ी दो टोक अंदाज में जो हमारी रियासत की जानिब से पहले भी बयान जा चुका है और उसके हवाले से जो हमारी जिम्मेदारियां हम अदा कर सकते हैं आलमी मौजूदा हालात के तनाजुर में उनसे भी आगाह किया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह उस हवाले से जो एक सबसे मजबूत बयानिया हमारी तरफ से गया है उससे तमाम शुरकाए किराम को आगाह किया गया, जिस पर सब ने इत्मीनान का इजहार किया, सब ने एतमाद का इजहार किया। और इसी तरह अफगान मुहाजिरीन के बारे में बिल्कुल वाज़ेह ये पैगाम दिया गया है कि जो यहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा के उस कार्ड के साथ रह रहे हैं और जो बाज़ाब्ता वहाँ से अपने मुल्क से कार्ड लेके यहाँ पर पूरे कानूनी दस्तावेज के साथ रहायश पजीर है, उनमें से किसी को यहाँ से नहीं निकाला जा रहा। अलबत्ता जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ आबाद थे ये उनके बारे में ये पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के इस्तेहकाम और पाकिस्तान के अमन का मामला है। तो इसलिए एक रियासत जो एक जिम्मेदार रियासत है और आलम इस्लाम की एक सबसे मोतबर तरीन रियासत है, ये उसकी सालमियत के तकाज़ों के तौर पर ये किया जा रहा है। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 60 साल 40 साल जो हमने ज़ियाफत की, मेहमान नवाजी की, हम तवक्को रखते हैं कि वो हमारे मुसलमान भाई हमारी ये खिदमात को याद रखेंगे, अपनी दुआओं में शामिल रखेंगे और अच्छे अल्फाज के साथ हमें याद करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, आपने में बड़ तफसील से बात कर रहे थे कि आर्मी चीफ से आज जुल्मा मशाइख की मुलाकात हुई है, उसमें क्या गुफ्तगू हुई है, क्या बात हुई है और तमाम उलमा और मशाइख ने इसमें अपने ख्यालात का इजहार करते हुए पूरी यकीन दहानी भी कराई है और अपने पूरे ताबुन का यकीन दिलाया है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।